नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने आनंद मोहन सहित 27 कैदियों की जेल से रिहाई के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सरकार ने हाल ही में अपने कानून में बदलाव किया, जिसके बाद यह संभव हो पाया। आनंद मोहन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर बाहर हैं और आज ही उन्हें सहरसा जेल वापस जाना है। खबर है कि वो बुधवार या फिर गुरुवार तक बाहर आ सकते हैं। बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट में कहा कि आरजेडी की चालों के सामने घुटने टेकने के लिए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है कि आनंद मोहन ने एक दलित अधिकारी की हत्या की थी और उनकी रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ कर। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। अब आप बाहर हैं, बिहार में आपका राजनीतिक सफर भविष्य में किस तरीके से लोग देखेंगे? वो समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं, हमारे लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करना। देखिए, हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है और जो सरकार का ये जो निर्णय है, ये असंवैधानिक है, ये मनमाना है। ये जो भी किया गया है, ये अनरीजनेबल है और ये जन विरोधी है, दलित विरोधी निर्णय है और केवल चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। मायावती जी ने सवाल उठाया, उसके अलावे कुछ और लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, आनंद मोहन का उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। जिस मामले में खुद नीतीश जी को, हम लोगों को या काफी लोगों को ये जानकारी है कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया, तो 14 बरस के बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है और रिहाई में जो कानून था, जो कानून अड़चन डाल रहा था, उसको संशोधित किया लोगों ने। अब उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ासतौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। तो एक तरफ जहां लगातार नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते आए हैं, ऐसे में एक सजा याफ्ता को इस तरह से दया दिखाना, उसके ऊपर उसके बेटे की शादी से पहले रिहा कर देना, ये कहां तक जायज़ है। और जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, सुशील मोदी को हमने सुना कि क्या ये कदम अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है, और अगर इस तरह के फैसले किए जाते तो इससे सरकार की जो मंशा है, क्या उस पर सवाल खड़े नहीं होते हैं। इस तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संतोष सिंह है, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस के। इसके साथ ही आलोक वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक। यशोवर्धन झा आजाद साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। और साथ ही मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मृत्युंजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। हम तो शिवानंद तिवारी को सुन रहे थे, आप ही के पार्टी के नेता हैं, कहते हैं कि उन्होंने हत्या नहीं की, जबकि अदालत का फैसला आ चुका है, इतनी लंबी सजा काट चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या ही नहीं की, वो दोषी ही नहीं है। तो किस हद तक जाएंगे आरजेडी के लोग इन्हें बचाने के लिए?
देखिए, किसी को बचाने का और किसी को फंसाने का सवाल नहीं उठता है। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार की यही यूएसपी है कि न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किए गए हैं। इससे कई लोगों को लाभ मिला है। कानून तो अपना काम कर रहा था मृत्युंजय जी, लेकिन उसमें तो सरकार ने दखल दे दिया। 10 अप्रैल 2023 को कानून बदल दिया। ये कहा कि अगर सरकारी अधिकारी की हत्या करते हैं तो भी आपको जो है छूट मिल सकती है, सजा आपकी खत्म हो सकती है। अभी तो पूरी बात भी हमने नहीं की, हमको अपनी बात पूरी कह लेने दीजिए। इसमें कई लोगों को इसका अगर लाभ मिला है तो चूंकि चर्चित चेहरे हैं आदरणीय आनंद मोहन जी, तो उन पर ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने पूरी सजा काटी है और पूरे कानून के दायरे में रहते हुए, नियम कानून का पालन करते हुए, जेलों में भी जो उनका आचरण रहा है एक सभ्य नागरिक के तरह उन्होंने पुस्तकें लिखी है, अपना व्यवहार किया है। और इसका लाभ, अगर कानून के बदलाव का लाभ अगर उनको भी मिला है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं समझ में आता है जिसे बेवजह का इसको तुल दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दिल्ली में अमित मालवीय जी हैं, वो कह रहे हैं गलत हुआ। बिहार के बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं आदरणीय स्वागत किया सुशील मोदी जी का बयान अभी हमने सुनवाया है, कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं। उनके मंत्री का नीरज बबलू जी पूर्व मंत्री बीजेपी के हैं, उनका बयान सुनिए। भाजपा के कई नेताओं के बयान सुनिए। ये क्या है, बीजेपी कोई विरोध कर रहा, कोई स्वागत कर रहा। लेकिन क्या ऐसा नहीं है मृत्युंजय जी कि इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए साथ में और भी नाम नत्थी कर दिए, ताकि ये सवाल जब उठे तो कह दिया जाए कि अकेले उनके साथ नहीं हुआ है, और भी लोग हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि इसके पहले भी आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के भी फैसले जो हैं उसके तहत ही बदलाव किए गए हैं नियम में बिहार सरकार के द्वारा। अभी गुजरात में भी आपने देखा है कितने लोगों को छोड़ा गया है। और बिहार सरकार ने अगर फैसला लिया और अगर ये इनके सुपुत्र आरजेडी से माननीय विधायक हैं और ये सरकार में साथ हैं, अभी आनंद मोहन जी का कोई सी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी आदरणीय लवली आनंद जी हम लोगों की पार्टी से उम्मीदवार थी, शिवहर से, आरजेडी से, सहरसा से। उनके बेटे हम लोगों के पार्टी के माननीय विधायक हैं। अब इस बात को हवा दी जा रही है। इसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कारण बनता है जब इस बदलाव से 27 लोगों को लाभ मिला है, सभी जाति। ठीक है मृत्युंजय जी, आपकी बात हो गई। हम यशोवर्धन झा आजाद साहब को लाना चाहते हैं इसमें, पूर्व आईपीएस अधिकारी। यशोवर्धन जी, जिनकी हत्या की गई थी, जी कृष्णैया, उनकी जो है गोपालगंज के वो डीएम थे, पिता उनके कुली थे। कृष्णैया भी कुली का काम करते थे। भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार में उनका जन्म हुआ था। पत्रकारिता की, आईएएस बनने से पहले क्लर्की का काम किया, गरीबों के लिए काम करते थे, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। सरकारी अधिकारी ड्यूटी पर काम कर रहा हो और इस तरह से भीड़ घेर करके मार डालती है, और बाद में अब जो है बिहार सरकार फैसला करती है कि कानून में ही बदलाव कर दिया जाए, जिसका फायदा इनको मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे विश्व में कहीं भी अगर पुलिस के खिलाफ या किसी सरकारी तंत्र के अधिकारी के खिलाफ अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है तो उसका जवाब बहुत ही कठोर मिलता है। आनंद मोहन जी के विषय में इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि कई आपराधिक उनके खिलाफ ये थे, और इसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई दी गई थी, और हाई कोर्ट ने इसको सेंटेंस को रिड्यूस किया था जी। एक बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्षमा यानी ग्रेस, क्षमा का अनुपात अपराध की संगीनता पर भी निर्भर होता है। और इसलिए जब आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं तो ये एक राजनीतिक पैतराबाजी के हैसियत से हो रही है। आपने गुजरात में यही सुना होगा, बिल्किस बानो कांड में जिस तरह से मर्डर और रेपिस्ट को छोड़ा गया, वो भी वहां पे भी यही आर्गुमेंट दिया गया था कि वो बड़े अच्छे कैरेक्टर के थे, जेल में बड़ा अच्छा किया और उसके बाद छोड़ा गया। मैं समझता हूं कि इस आदेश के खिलाफ पूरा आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन,
सबको अपनी कहते हैं खिलाफत दर्ज करनी चाहिए। और मैं समझता हूं आज जब हम माफिया डॉन्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे यूपी में अतीक की बात हो, चाहे इधर बिहार की बात हो, ये माफिया डॉन्स तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि ऐसी राजनीति इनके पीछे चलती रहेगी। और मैं समझता हूं ये प्रजातांत्रिक प्रणाली को सबसे बड़ा प्रहार है। जी, तो यशोवर्धन जी कह रहे हैं कि इसके पीछे सीधे तौर पर राजनीति है। संतोष जी, आपको लाना चाहूंगा, आप क्या मानते हैं कि एक तरफ यूपी की जब बात हो रही तो वहां पर माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में कहते हैं, और दूसरी तरफ बिहार में जो पड़ोसी राज्य वहां पर इस तरह की रिहाई हो रही है क्योंकि सरकार कानून बदल रही है। मैं देखिए एक ही चीफ मिनिस्टर का दो रोल मॉडल आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। 2006-7 का टाइम में किस प्रकार नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल कन्विक्शन की बात की और एक इमेज बना उस दौर में मोहम्मद साहबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन और भी कुछ लोगों पर एक्शन हुए। तो एक जो गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस के का जो प्लैंक लेकर नीतीश कुमार चले थे, उस चीज को काफी इनकैश किया। और मैं बिहार को इतने सालों से कवर कर रहा हूँ, नीतीश जी का तो पूरा राज्य ही कवर किया है, तो मुझको इस तरह के एक्सेप्शंस मुझे आज के डेट में मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का वेवर जिसमें कि अब जनरल एमनेस्टी दिया हो, एक बल्क में लोगों को दिया हो। ये बात सही है कि उसमें जो लोगों को दिया है उसमें 93 साल के बुजुर्ग भी हैं, 82 ईयर्स के भी हैं, और दूसरी तरफ से देखें तो 36 साल का नौजवान भी है, उनकी लाइफ अहेड है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लॉ में जो 5 शब्द विलोपित किए, जो दिए हैं कि सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, 481 का एक विलोपित करके इन्होंने ये कर दिया कि 14 साल भी आप सर्व कर गए हैं तो लाइफ सेंटेंस के रूप में अब माना जाएगा। पहले था कि 14 के बाद भी नहीं माना जाएगा। तो ये इसका सीधा अब अभी देखिए अंडर चेंज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली इसका पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में देखिए, जहां की सारी पार्टियां एक अलायंस का सोशल अलायंस, एक सोशल कंपोजिशन की बात कर रही है। ये क्यों अपरिहार्य है कि कोसी बेल्ट में मधेपुरा का 4 असेंबली सेगमेंट, एक खगड़िया का एक, सुपौल का एक, 6 असेंबली सेगमेंट पर इनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। ठीक है, कोसी बेल्ट में बीजेपी शुरू से कमजोर थी, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का ये कहा जाता है, लेकिन इनका फर्दर कंसोलिडेशन हुआ, जो एक बहुत रेयरली देखा जाता है कि यादव और राजपूत का कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन को वोट के मैं खुल के बात कर रहा हूँ कास्ट के टर्म में, भले ही जगदानंद सिंह, ये तो है ही, इसमें हकीकत है, इसमें आप बिल्कुल खुल के बात कीजिए। ये तो वहां पर तो कास्ट की वहां पे गणना भी की जा रही है, सर्वे भी किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि खास करके जगदानंद सिंह जैसे नेता हो, रघुवंश बाबू जैसे नेता हो, तो ये इस तरह की कास्ट बाउंड्री डिसमेंटल हो जाती है। तो यहाँ जो राजद को बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि MY की पार्टी है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रही है MY प्लस है, हम A to Z बोलते हैं, तेजस्वी जी बराबर बोलते हैं, हम A to Z की पार्टी है। बीजेपी देखिए आज पहली बार मुझे मुखर दिख रही है। आज के पहले तक भी मेरी बातचीत बीजेपी के नेताओं से हुई है, हो सकता है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट किया हो दलित वाले एंगल को प्रेशर में लेकर के, क्योंकि उनको वो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एंटेगोनाइज नहीं कर रहे हैं। आनंद मोहन ठीक है, आपको पैन बिहार राजपूत लीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में कोसी के बेल्ट में उनका इन्फ्लुएंस है। ये कुछ नहीं, एक तरह से कहते हैं कि कहने को ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये प्योरली पॉलिटिकल, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के रूप में बोलूं तो मैं प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन मानता हूं, जिसकी की पूरी तरह से नजर है कि 24 और 25 के इलेक्शन पर कैसे ये एक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऑलरेडी उनके टर्फ को लवली आनंद संभालने की कोशिश कर रही थी, उनके पुत्र भी MLA बने। तो इस प्रकार से आनंद मोहन उस बेल्ट के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में उनका इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन एक मैसेज गया। वो विक्टिम कार्ड, जो शिवानंद जी भी बोल रहे थे, शिवानंद तिवारी जी की, वो नहीं थे उसमें, ठीक है, भीड़ को इंसाइट किया, लेकिन उसमें जो आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो कोर्ट ऑर्डर में जो पूरा सीरियल है, यशोवर्धन जी तो बता रहे हैं कि फांसी की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में उसको कम्यूट किया गया सेंटेंस को, तो ये इतना आसान मामला नहीं है। जी, फांसी की सजा हुई थी, उसको बाद में उसको कम्यूट करके लाइव कर दिया गया था। वो मैं उस लीगलीज में नहीं जा रहा हूं, मैं पूरी तरह से देखिए। और यही अभी क्यों हुआ, आज 3 बरस से जेडीयू के कुछ नेता इंक्लूडिंग संजय सिंह प्रयास कर रहे थे महाराणा प्रताप की जयंती में वो अपना प्रकाश कार्ड खेल करके इनको मिले, अभी तक वेवर नहीं मिला। अगस्त में जाकर के इनका ग्रैंड अलायंस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद आप दोनों एक ही कैंप में हैं, और इनकी सजा के जो टाइम था उस समय, उसमें राज किसका था? लालू जी का राज था 1997। संतोष जी हमारे साथ आलोक जी भी हैं, आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि ये कंपल्शन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स है?
गठबंधन राजनीति जो है भारी पड़ रही है नीतीश कुमार जी के ऊपर कि उनको ये फैसला करना पड़ा? क्योंकि अगर बीजेपी के साथ होते तो क्या वो ये फैसला करते? करता ही नहीं। देखिए, अभी संतोष सिंह जी ने जो बातें कही, अक्षरशः उन्होंने बिल्कुल बहुत व्यापक रूप में पूरी बातें बताई हैं और मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन है 2024 के मद्देनजर। और उस बेल्ट में इनका एक अच्छा खासा प्रभुत्व है। शिवहर की तरफ भी ये चुनाव लड़े हैं, ये वहां से एमपी भी हुई थी इनकी पत्नी, और वैशाली के तरफ भी इनका कुछ प्रभाव है, उसको ये यूटिलाइज करना चाहेंगे और इसके लिए इन्होंने ताक पर रख के सब चीजों को रिमिशन पॉलिसी में बदलाव किया। आलोक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे उन तक जाने के लिए, लेकिन इस बीच हमारी सहयोगी हैं उमा सुधीर हैदराबाद में। उन्होंने जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से बातचीत की है, आइए वो सुन लेते हैं। रिएक्शन? ये तो डिसीजन तो अच्छा नहीं है। हम लोगों को पहले उसका तो हैंग टू डेथ हुआ था, उस समय में तो हम लोग ठीक है जस्टिस तो मिला हम लोगों को एट लास्ट बोल के सोच रही थी, मगर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है बोल के सोचा, मगर अब तो उसको बाहर ला रहा है, बाहर लाकर फिर पॉलिटिक्स में उसको ज्वाइन कर ले रहा है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सारा लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो। और ये तो सेल्फिश मोटिवेशन है पॉलिटिक्स में, फिर हम लोगों को जीतना है, इसलिए किसी को भी हम लोग खड़ा करें तो हम लोग जीतेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बोल के सोच रहा है। ये तो क्रिमिनल्स को एक जैसा क्या हम लोगों को उसको एनकरेज कर रहा है, चलो क्राइम करो, फिर जेल जाओ, फिर बाहर आओ, फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो आप, फिर जीत सकते हो, फिर अच्छा से जिंदगी ये कर सकते हो बोल के ये लोग सोच रहा है। ये तो अच्छा नहीं है। जब ये न्यूज़ आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो ऑलरेडी एक पैरोल पे बाहर थे और अपने सन के एंगेजमेंट सेरेमनी पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, डिप्यूटी मुख्यमंत्री थे, आपने वो विजुअल्स भी देखा है। ऐसा होता है बिहार में, तो वो तो क्रिमिनल्स है, वो लोग जेल में बहुत कम टाइम रहता है, वो हमेशा बाहर घूमता रहेगा। अगर कोई लोगों का मीन्स विजिट हुआ तो बस जेल में रहेगा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो लोग तो जेल में नहीं रहेगा, वो बाहर ही घूमते रहेगा। इसलिए उसको हैंग टू डेथ अच्छा था, वो जजमेंट अच्छा था, तब ये लोगों को थोड़ा सा डर लगता था क्रिमिनल्स को, मगर वो चला गया है। बिहार में तो हम लोगों को पता है कैसा रहता है जेल में। आपने 2008 में मुझसे कहा था कि आपको बिहार से अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और यही वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ वो राज्य छोड़कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था तब यहाँ पे आ गई थी। हो वहाँ पर तो हम लोग चिल्ड्रन, हम लोग तो 2 बेटियां थी, वहाँ पर हम हस्बैंड का सपोर्ट ही नहीं रहे, तो वहाँ पर हस्बैंड ही नहीं हो तो हम लोग रहना तो वो तो अलग ही बात था। हम लोगों को भी वो आनंद मोहन नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम लोग हैदराबाद आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चों के वजह से। तो बच्चों की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा बिहार, क्योंकि वो कह रही कि आनंद मोहन हमें वहां नहीं रहने देते। और साथ ही प्रतिक्रिया भी उनकी आई है, सीधे तौर पर कह रही कि राजनीति ही इसके पीछे है जो ये फैसला बिहार सरकार ने किया है। और कई तरह की बातें जो है वो उमा देवी जी ने कही हैं, उनका एक बहुत पुराना दुख दर्द है जो इस फैसले के, बिहार सरकार के फैसले के बाद बाहर निकल करके आया है। जो पुराने जख्म थे वो फिर से उनके हरे हुए हैं। आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे, बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, लेकिन बीजेपी को लेकर के भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। मृत्युंजय जी जब थे हमारे साथ, अभी वो आएंगे थोड़ी देर में वापस, उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता हैं बिहार के जो ये मांग कर रहे थे कि इनको रिहा कर देना चाहिए। देखिए, बीच में इंटरप्शन आ गया था। मैं संतोष जी ने जो व्यापक रूप से इसकी व्याख्या की, मैं संतोष जी के बात से 100% सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल मूव है, इसका कोई लेना देना नहीं है रिहाई के किसी और मापदंड पे। और आनंद मोहन जी का जिस बेल्ट से ये आते हैं उसमें बहुत अच्छा प्रभुत्व है, अच्छा खासा जेल में रहने के बावजूद इन्होंने वहां से अपने तार मजबूती से जोड़े हुए हैं। फिर नॉर्थ बिहार में शिवहर में और वैशाली में भी इनका वर्चस्व है
वहां के अपने समुदाय के लोगों के ऊपर, उसको भुनाने के लिए नीतीश कुमार जो 2008 में सुशासन बाबू के रूप में उन्होंने कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करवाया था, आज जब फिर से राजद की गोद में बैठ गए हैं, जंगल राज 3 की जब स्थापना हुई है और उसकी कवायद आगे बढ़ रही है, तो इस तरीके के डिसीजन उनको अंडर कंपल्शन चाहे अनचाहे लेना ही पड़ेगा। ये उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस तरीके के डिसीजन, ये सारे डिसीजन जो अभी लिए गए आनंद मोहन जी के लिए, वो 2024 के मद्देनजर लिए गए हैं कि उस चुनाव में उनको इस्तेमाल कर एक पर्टिकुलर कास्ट का वोट माई समीकरण के अलावा अपनी तरफ करने की कवायद है। हमारे अगर ये बीजेपी में रहते तो शायद कतई इस तरीके का निर्णय आलोक जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि उमा देवी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। उमा जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभी कुछ देर पहले हम आपको सुन भी रहे थे, आप हमारी सहयोगी उमा सुधीर से, अच्छा उमा सुधीर हमारे साथ ही, उनके साथ उमा जी हैं। तो उमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर उमा सुधीर आप उनसे पूछ लें उमा देवी जी से कि ये जो फैसला आया है जिसका बचाव आरजेडी के नेता कर रहे हैं, एक नेता तो अभी हमने सुना है शिवानंद तिवारी जो कह रहे थे कि हत्या ही उन्होंने नहीं की है, वो तो अपनी ओर से क्लीन चिट दे रहे हैं, यानी जो पूरी अदालत की प्रक्रिया है, फैसले हैं, उसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो अब जबकि बिहार सरकार ने फैसला किया है, उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो चाहेंगी कि इसको चुनौती दी जाए, कोर्ट में उठाया जाए? उमा जी, वहां पे डिस्कशन चल रहा है इसी मुद्दे पे, और वहां पर एक नेता कह रहे हैं कि कृष्णैया जी की हत्या ही आनंद मोहन जी ने नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें जो कोर्ट की जो प्रक्रिया रही उसको ही वो रिवर्स बता रहे हैं। लेकिन अब जब नीतीश की सरकार ने कहा है कि उनको रेमिशन दिया जाएगा, आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे कदम, आई टोल्ड यू द 1985 बैच IAS ऑफिसर्स है ना, वो लोग डिसीजन ले लेगा, वो एक हफ्ता के बाद बताएंगे बोल रहा था। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ बोले तो ये तो कुछ मोटिवेशन है, कुछ को नीतीश जी को हम तो आपको इलेक्शंस में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली करेंगे और इलेक्शंस में भी आपको मदद करेंगे बोल के सोच रहा, उसको फोर्स किया होगा, इसलिए उसको रिलीज कर रहा है। आप कैस्ट फैक्टर भी इसमें काम करता है ऐसा आपको लग रहा है? जरूर, बिकॉज वो तो एसी कम्युनिटी का है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर फॉरवर्ड कम्युनिटी का होता नहीं होता था। बिहार में तो बहुत कास्टिज्म है, बहुत कास्ट पॉलिटिक्स चलता है वहां पर। आप पहले कह रहे थे कि नीतीश जी को ये राजपूत कम्युनिटी के प्रेशर से ये हुआ है, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? आप पहले हमें ये बात कह रही थी। आप बहुत पॉलिटिकल प्रेशर से भी हो रहा होगा और राजपूत कम्युनिटी से भी उसका फोर्स होगा। आप नीतीश जी से अगर अपील करना चाहेंगे या प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे इस इशू पे, क्योंकि आपके जो हस्बैंड थे वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका तो कोई निजी दुश्मनी तो नहीं था। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम सोच रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस केस में, करेक्ट डिसीजन लेके हम लोगों को जजमेंट अच्छा से मिलना चाहिए। जस्टिस भी हम लोग चाहते हैं, हम लोग उसको तो हैंग टू डेथ देना ही अच्छा था, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया है। बिहार में तो नहीं रहने वाला है, वो पनिशमेंट नहीं कर, ये उसको इन्वॉल्व मीन्स वो एंजॉयिंग द फ्रीडम। जी, उमा सुधीर, मैं इनसे पूछना, हम सोचते हैं उसको बिहार में नहीं रहना चाहिए। उमा सुधीर, अगर आप इनसे पूछ सकें कि मायावती में रहे तो एक 10 साल उसको पता चलेगा कैसा रहता है जिंदगी। जी, मायावती ने जो है वो विरोध किया है नीतीश कुमार सरकार के। मायावती जी ने कहा इस पूरे मुद्दे पे विरोध किया है उन्होंने। नीतीश कुमार सरकार ने जो कहा, जो किया है उसके विरुद्ध में मायावती जी ने स्टेटमेंट दी है। उसको सेम कम्युनिटी का है मायावती जी का, सो थोड़ा सा ये रहता है, एक दलित होने की वजह से ऐसा कर रहा है, नहीं तो नहीं होता था। कोई स्टेट में तो ऐसा तो नहीं हुआ है, ये तो पहली बार हो रहा है ऐसा। वो भी एक IAS ऑफिसर को बेमतलब से मार दिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के मायावती जी बोल रहा है, वो तो ठीक है। आप कह रहे थे कि आपने वो मंगनी के भी वीडियोस देखे जिसमें आनंद मोहन सिंह थे और उनके बेटे की मंगनी थी और उसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आपके मन में क्या चल रहा था? देखो, सारा
क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस एक ही हो गया है, वो फ्रेंड्स जैसा हो गया है। इसलिए उसकी वजह से भी आनंद मोहन जी को बाहर लाने के लिए कोशिश कर रहा होगा नीतीश जी। उसका बेटे के एंगेजमेंट का क्या जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटी का शादी हुआ तो नहीं आते, हम इनवाइट किया है, नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों क्या ज़रूरत है एक क्रिमिनल का बेटा का? अगर एक ऑफिसर चले गए तो चुप रहेगा ये लोग, इमीडिएटली सस्पेंड करेगा। आप ऐसा क्रिमिनल का फंक्शन में थे, विजुअल्स दिखाएगा, सस्पेंड करेगा इमीडिएटली, नेक्स्ट डे आ जाएगा ऑर्डर। मगर चीफ मिनिस्टर फिर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कैसे चलेगा यहाँ पैसा? वो लोगों को भी थोड़ा सा रूल्स रहना चाहिए। हाँ, पॉलिटिशियंस के एक रूल और ऑफिसर्स के एक रूल, सारा पब्लिक के एक रूल, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सारा लोगों के एक ही रूल रहना चाहिए। तो काफी संगीन सवाल किया है उमा जी ने, ये कहते हुए कि जब कोई अफसर किसी ऐसी शादी में चला जाएगा या मंगनी में चला जाएगा या पब्लिक इवेंट में चला जाएगा तो उससे तो सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कैसा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ऐसे एक फंक्शन में गए। ऑफ कोर्स उनके बेटे खुद आरजेडी के उमा, एमएलए वो जो कह रही हैं कि जी चिदन कृष्णैया आनंद तो केवल अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और महाराजगंज जहाँ पर कि लालू यादव का वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन एक भीड़ जो इसकी अगुवाई ये कर रहे थे उसने उनकी हत्या कर दी। और जो बात अभी उमा देवी जी कह रही थी, उमा सुधीर की, अपनी बेटी की शादी में भी उन्होंने बुलाया था, तो किसको बुलाया था और क्या जवाब वहाँ से आया, इसके बारे में भी जरा उनसे पूछ लीजिए। आपने कहा कि आपने न्योता दिया था, आपने क्या नीतीश कुमार जी को न्योता दिया था? आपने किसको न्योता दिया था और किससे आपको न्योता मींस इनविटेशन? अच्छा, चीफ मिनिस्टर बोल के दिया था। चीफ मिनिस्टर की इन्विटेशन, मेरे बेटी का शादी है बोल के इन्विटेशन दिया था, मगर वो लोग कुछ रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। कांग्रेचुलेशंस बोल के एक लेटर भेज दिया बस। ओके, नहीं, मेरे बेटी की शादी में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक क्रिमिनल का बेटे का उसमें जाने का क्या जरूरत थी? वो तो पब्लिक सर्वेंट है, अच्छा पब्लिक। एक गरीब लोगों का शादी में जाओ, वो लोग थोड़ा सा हेल्प करो, वैसा नहीं कर सकते ना। एक क्रिमिनल का बेटे का शादी एंगेजमेंट में जाएगा, शादी में जाएगा, फंक्शंस में जाएगा, क्यों बोले तो वो लोगों का सपोर्ट कभी ना कभी लोगों को जरूरत रहेगा, इसलिए जाते हैं। आप जब बिहार छोड़ के यहाँ पे आई थी तब आपने 2008 में जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा कि आपको नहीं लगा कि बिहार में अभी रहना चाहिए, वहाँ का माहौल आपको ठीक नहीं लगा? हाँ, वहाँ पर तो बहुत ये था। हम लोग फर्स्ट जब चले गए बिहार को तो सारा लोग गन से घूम रहे थे हजारीबाग में। एक आदमी बैठे तो स्कूटर के पीछे एक आदमी गन से जा रहा था। हम लोग देखकर वो तो बहुत सरप्राइज, ऐसा इंसिडेंट हम तो यहाँ पर देखा नहीं है। वहाँ पर तो हर एक आदमी के हाथ में आर्म्स रहेगा, जैसा बोले तो वैसा। ये तो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है वहाँ पर। ओके, सो ये अपनी छोटी सी 2 बेटियों को साथ लेकर आंध्र प्रदेश आ गई थी और उसके बाद उन्होंने 2008 में जब डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदला गया तभी इन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आनंद मोहन सिंह को वापस राजनीति में आना चाहिए और वो मौका नहीं मिलना चाहिए अगर वो जेल से बाहर भी आते हैं। ऐसा इन्होंने हमसे अभी बात की थी कुछ ही देर पहले। बैक टू यू। जी उमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात करवाई उमा देवी जी से जो कि जी कृष्णैया की पत्नी हैं। कई वाजिब सवाल उमा देवी ने अपनी ओर से उठाए हैं बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर भी, और जिस तरह से दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके घर गए हैं शादी के विवाह के इस कार्यक्रम में, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी चिंता और अपना विरोध व्यक्त किया है। 5 की बात में वक्त है ब्रेक का। अब खबर सूडान से। वहां फंसे भारतीयों समेत दूसरे विदेशी नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आई है। सूडान से भारतीयों का पहला जत्था निकला है। 278 लोगों को लेकर चला है INS सुमेधा। जेद्दा के लिए ये युद्धपोत रवाना किया गया। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रखा है। PM मोदी ने इस बात की जानकारी देते हुए ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने लोगों को सुरक्षित लाने की है और इसकी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच 3 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान भी किया गया है।
और हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। उमा, यहाँ से जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधर, उनको भी भेजा गया है। कितने भारतीय वहाँ पर हैं और कितने जो है उनको निकाला जा चुका है? जी देखिए अखिलेश, सुरक्षा वजहों से भारतीयों की जो तादाद है कितनी है ये नहीं बताई गई है और कहाँ है ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन सारा जोर इस बात पर है कि जिस भी हिंसाग्रस्त इलाके में जितने भी भारतीय हैं उनको पहले सुरक्षित तरीके से पोर्ट सूडान लाया जाए और जहां तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। 278 जो भारतीय हैं उनको लेकर INS सुमेधा तो निकल चुका है, लेकिन और भी बड़ी तादाद में भारतीय वहां पर हैं जिनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है और जो कागजी औपचारिकताएं हैं वो पूरा की जा रही हैं। 15 अप्रैल को जब हिंसा की शुरुआत हुई उसके बाद से ही भारत सरकार ने एंटिसिपेट कर लिया था कि यह मामला गंभीर होगा और तभी से सरकार सक्रिय हो गई थी। विदेश मंत्री ने UAE और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से तभी बात कर ली थी ताकि जमीनी स्तर पे जो मदद है वो मुहैया हो सके। इसके अलावा UN जिसका कि जमीनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है उसके साथ भी भारत संपर्क में था और जो सूडान की सेना और जो सुरक्षा बल वहां पे आपस में लड़ रहे हैं उनके कमांडरों के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन जो है वो किया गया और इन सब तालमेल का नतीजा ये है कि बड़ी तादाद में भारतीयों को सुरक्षित इलाके में पहुंचा दिया गया है और जो पोर्ट ऑफ सूडान है वहां से 278 भारतीय जो हैं रवाना हो चुके हैं जेद्दा, जहां पर भारतीय वायुसेना का विमान पहले से तैनात है जो उनको स्वदेश लेकर आएगा। लेकिन अभी भी जो 3 से 4 हजार अनौपचारिक तौर पर जो एक आंकड़ा है वो कहता है कि 3 से 4 हजार भारतीय वहां पर हैं और तमाम भारतीयों को निकालना भारत सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में MEA कंट्रोल रूम बनाकर और जो राजनयिक खार्तूम में हैं उनके जरिए कोऑर्डिनेट करके भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। 72 घंटे का जो सीज फायर है उस समय का इस्तेमाल ज्यादा अहम है और इस दिशा में कोशिश की जा रही है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में तनाव है। यहां पुलिस थाने पर आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक नाबालिग लड़की का शव शुक्रवार को नहर में मिला था, जिसके बाद कालियागंज इलाके में हिंसा भड़क गई थी। तभी से यहां तनाव बना हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मौत के मामले की जांच में राज्य पुलिस पर गंभीर चूक का आरोप लगाते हुए कल कहा था कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जल्द इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपेंगे। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC और विपक्षी दल BJP आमने सामने है। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि थाने में आग लगा दी गई है। अभी वहां पर क्या हालात हैं और पुलिस क्या कह रही है इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में जो कालियागंज इलाका है वहां पे शुक्रवार को एक नाबालिगा की शव मिली थी। उस वक्त ये आरोप लगाया गया था कि नाबालिगा के साथ बलात्कार और उसके बाद खून किया गया है। लेकिन पुलिस ने रविवार या शनिवार को कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला है कि उनका मौत पॉइजन से हुआ है और उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि बलात्कार वाला एंगल रूल आउट कर दिया गया है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद। लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही थी। BJP का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राज्य में बिगड़ गया है और एक महिला के साथ एक नाबालिगा के साथ बलात्कार और किया गया था और उसके बाद उनको खून कर दिया गया था। इन आरोपों को लेकर इलाका में तनाव पैदा हुआ और शुक्रवार को भी वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोला छोड़ना पड़ा। शनिवार को फिर से हिंसा की स्थिति बनी। पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का गोला छोड़ा। रविवार और सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण था, लेकिन आज जो उत्तर दिनाजपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है रायगंज, वहां पे भी हिंसा की स्थिति हुई। वहां पे एक पुलिस स्टेशन घेराव का कार्यक्रम था इस घटना को लेकर और कालियागंज थाना में प्रोटेस्ट हुआ। वहां पे थाने में आग लगा दिया गया। कालियागंज रायगंज से 25 किलोमीटर की दूरी में है और कालियागंज पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दिया गया। कई बाइक जल चुके हैं पूरी तरीके से। अब वहां पे आग बुझाने की काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचा है, लेकिन स्थिति गंभीर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। और 5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का।
गृहमंत्री अमित शाह मिशन कर्नाटक में जुटे हुए हैं। वे लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। दक्षिण कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक के हुबली में सिलसिलेवार रोड शो और रैलियां करने के बाद गृहमंत्री आज विजयपुरा, बागलकोट और यादगीर जिलों में अपना हाई वोल्टेज प्रचार अभियान जारी रखे हुए हैं। पहले उन्होंने बागलकोट में रैली की, फिर यादगीर में रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। आज बागलकोट की रैली में उन्होंने केंद्र और कर्नाटक की बोम्मई सरकार के काम गिराने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का बोलबाला होगा। एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखना। कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ही फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक बसवराज बोम्मई ने 51 से अधिक विधानसभा सीटों में अभी तक प्रचार किया है। कई रोड शो भी वो कर चुके हैं। राज्य के नेताओं में सबसे प्रमुख चेहरा उन्हीं का है। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को भी जनता के बीच लेकर जाएगी। सीएम की कुर्सी के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच की लड़ाई को जनता को बताया जाएगा। लिंगायत मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस के नेताओं के कुछ अपमानजनक बयान भी आए हैं, जिसे बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस को घेरेगी। पीएम मोदी कर्नाटक में 6 दिनों तक चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की करीब 25 रैलियां होंगी। बीजेपी कर्नाटक के लिए मई के पहले सप्ताह में अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी।